बात करते हैं नए संसद भवन की। परसों यानी 28 मई को देश को मिलने वाला है नया संसद भवन यानी नई संसद की बिल्डिंग। नई संसद के उद्घाटन को लेकर सियासत भी जमकर हो रही है। इस बीच एबीपी न्यूज को मिल गया है परसों के कार्यक्रम का पूरा एक्सक्लूसिव शेड्यूल। तो देखिए परसों कितने बजे क्या कुछ होने वाला है और कैसे होगा देश की नए संसद भवन का उद्घाटन। नई संसद के उद्घाटन की तैयारियां जोरों पर है। एबीपी न्यूज के पास 28 मई के इनॉग्रेशन वाले कार्यक्रम की पूरी लिस्ट आ चुकी है। नई संसद के उद्घाटन के लिए सबसे पहले सुबह 7:30 बजे से 8:30 बजे हवन और पूजा होगी। पूजा के लिए पंडाल गांधी मूर्ति के पास लगाया जाएगा। इस पूजा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, राज्यसभा डेप्यूटी चेयरमैन सहित कई मंत्री मौजूद रहेंगे। इसके बाद 8:30 से 9 बजे के बीच में लोकसभा के अंदर सेनगोल को स्थापित किया जाएगा। सुबह 9 बजे से 9:30 बजे प्रार्थना सभा होगी। इस प्रार्थना सभा में शंकराचार्य समेत कई बड़े विद्वान, पंडित और साधु संत मौजूद रहेंगे। नई संसद के इनॉग्रेशन का दूसरा चरण दोपहर 12 बजे से शुरू होगा। डेप्यूटी चेयरमैन राज्यसभा के द्वारा उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति का संदेश पढ़ा जाएगा। आखिर में प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन होगा और जानकारी के मुताबिक 2 बजे से 2:30 बजे के बीच पूरे कार्यक्रम का समापन होगा। नई संसद के उद्घाटन की हर तस्वीर आपको एबीपी न्यूज सबसे पहले दिखाएगा। नए संसद भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति से करवाने की मांग सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। देखिए, इस पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है और सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्रार ने जो शेड्यूल जारी किया है उसके मुताबिक आज सुप्रीम कोर्ट के कोर्ट नंबर 5 में इस याचिका पर सुनवाई होगी। याचिका पर जस्टिस जेके माहेश्वरी और पीएस नरसिम्हा की अवकाशकालीन बेंच सुनवाई करेगी। याचिका सियाज रयासुनिक नाम के वकील ने दाखिल की है और पूरे देश की निगाहें आज सुप्रीम कोर्ट की इस सुनवाई पर टिकी हुई हैं। निपुण हमारे साथ जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। निपुण, वाकई आज पूरे देश की निगाहें इस सुनवाई पर टिकी हुई हैं कि आखिर जो याचिका दायर की गई है कि राष्ट्रपति से करवाया जाए उद्घाटन, उस पर आखिर क्या सुनवाई होगी आज? बिल्कुल, इस पर सुनवाई होगी और करीब मुझे लगता है 12 बजे के आसपास का समय होगा, क्योंकि आइटम नंबर 41 के तौर पर ये लगाया गया है इसको जस्टिस जेके माहेश्वरी और जस्टिस पीएस नरसिम्हा की बेंच के सामने। मैंने याचिका को पढ़ा है जो सीआर जयासुनिक नाम के वकील ने दाखिल की है और उसमें ज्यादातर ये बताया गया कि राष्ट्रपति के पद का कितना महत्व है और राष्ट्रपति संसद का एक अनिवार्य हिस्सा है, इसलिए उनसे उद्घाटन कराया जाना चाहिए था, नहीं करवाना गलत है। लेकिन सवाल एक यही उठता है कि एक कार्यकारी फैसला है और किसी इमारत का उद्घाटन कौन करेगा, क्या सुप्रीम कोर्ट इसमें दखल देगा? ये थोड़ा मुश्किल लगता है, लेकिन सुनवाई के बाद ही इसके बारे में कुछ कहा जा सकेगा। ठीक है निपुण, जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आगे बढ़ते हैं। परसों देश को नई संसद मिलने वाली है, लेकिन आखिर नई और मौजूदा संसद में क्या अंतर है, इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। जहां बनते हैं हमारे और आपके लिए कानून, जो है लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर, उसकी एक्सक्लूसिव तस्वीरें एबीपी न्यूज के पास है। नया संसद भवन 65,000 वर्ग मीटर में बनाया गया है। ये त्रिभुजाकार है, जबकि पुरानी संसद गोलाकार थी। नई संसद में लोकसभा और राज्यसभा 2 सदन बनाए गए हैं। लोकसभा में 888 सांसद बैठ सकेंगे, जबकि राज्यसभा में अधिकतम 384 सांसदों की बैठने की व्यवस्था की गई है। लोकसभा का जो डिज़ाइन है वो राष्ट्रीय पक्षी पीकॉक मोर के आकार पर किया गया है, जबकि जो राज्यसभा है उसका जो आकार है, उसकी जो थीम है वो राष्ट्रीय फूल कमल के आकार पर की गई है। इस इमारत में लोकसभा और राज्यसभा के अलावा सेंट्रल लाउंज बनाया गया है। ये पुरानी बिल्डिंग में जो सेंट्रल हॉल था उसकी तरह काम करेगा। 60,000 के करीब इसमें मजदूरों ने काम किया है और ये बिल्डिंग बनकर तैयार हुआ रिकॉर्ड समय में। 10 दिसंबर 2020 को प्रधानमंत्री ने इसकी आधारशिला रखी थी। तो नई संसद के उद्घाटन पर जमकर सियासत हो रही है। कम से कम 21 पार्टियां ऐसी हैं जिन्होंने नई संसद के उद्घाटन समारोह से दूरी बनाने का फैसला किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 मई को पार्लियामेंट की नई बिल्डिंग देश को समर्पित करने वाले हैं, जिसकी भव्य तैयारी हो चुकी है। लेकिन दूसरी तरफ विपक्षी दलों की तरफ से न सिर्फ समारोह के बहिष्कार का प्लान है, बल्कि कई बेसिर पैर की बातें भी कही जा रही है। सरकार अगर बदलेगी तो नए संसद भवन में कोई दूसरा काम होगा। नीतीश 2024 के लिए विपक्षी दलों को एकजुट करने का दम भर रही है, तो उनके खासम खास जेडीयू अध्यक्ष लल्लन सिंह को बीजेपी नेताओं ने दिया है करारा जवाब। दिन में सपने देखने पर तो कोई मनाही नहीं, 24 की बात 24 में देखी जाएगी। 24 में तो देश
तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी को आशीर्वाद देगा। संसद विवाद से ऊपर करिए, संसद देश के लिए होती है। नई संसद के उद्घाटन का बहिष्कार करने जा रही कांग्रेस के नेताओं में तो एक राय ही नहीं दिख रही। इतिहास में दर्ज हुआ है कि मोदी जी के हाथों में राष्ट्रपति के पद का लगातार अपमान हुआ। देश की संसद का उद्घाटन देश का प्रधानमंत्री नहीं करेगा तो कौन करेगा? वहीं नई संसद के उद्घाटन के बहिष्कार की विपक्ष की मुहिम कमजोर होती भी नजर आ रही है। जितने दल प्रधानमंत्री के हाथों नई संसद के उद्घाटन का विरोध कर रहे हैं, उससे ज्यादा दल अब समर्थन में आ गए हैं। संसद के नए भवन के उद्घाटन को लेकर सरकार को 25 दलों का समर्थन मिल गया है। इनमें एनडीए की बीजेपी समेत 18 दल शामिल है। वहीं गैर एनडीए के 7 दल भी सरकार के समर्थन में आ गए हैं। इनमें लोक जनशक्ति पार्टी, बीजेडी, बीएसपी, टीडीपी, वाईएसआरसीपी, अकाली दल और जेडीएस शामिल है। मायावती की पार्टी बीएसपी खुलकर सरकार के साथ आ गई है। बीएसपी ने कहा है कि सरकार को उद्घाटन का हक है। नए संसद भवन के उद्घाटन पर बीएसपी सांसद मलुक नागर ने कहा कि ये ऐतिहासिक क्षण है। पूरे विश्व में सबसे टॉप पे भारत आता है और उसकी एक नई संसद बन रही है और उसमें हम सारे सांसद वहाँ ना जाएं तो मेरे हिसाब से तो ठीक नहीं। कांग्रेस समेत विपक्षी दलों के द्वारा जिस प्रकार की बयानबाजी हो रही है वो अत्यंत ही दुखद और गैर जिम्मेदाराना है। मुझे लगता है कि अपोजिशन के लिए अपोज करना उचित नहीं है। इस कार्यक्रम में सभी उपस्थित रहे, यही मेरी रिक्वेस्ट है। तो नई संसद के उद्घाटन का बहिष्कार करने वाले विपक्षी दल महामहिम के नाम की आड़ ले रहे हैं। विपक्षी दलों के नेताओं को गृहमंत्री अमित शाह ने करारा जवाब दिया। नई संसद के उद्घाटन में राष्ट्रपति को न बुलाए जाने को लेकर कांग्रेस पार्टी प्रधानमंत्री मोदी को राजधर्म की याद दिला रही है। राष्ट्रपति का संवैधानिक परंपराओं का जो अपमान हुआ है वो सबके सामने है कि मोदी जी के हाथों में 3 सालों में 2 बार राष्ट्रपति के पद का लगातार अपमान। आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी राष्ट्रपति को नहीं बुलाने पर इसे जाति की सियासत से जोड़ रही है। राष्ट्रपति जी के द्वारा नई संसद का उद्घाटन न करा करके आदिवासी, दलित और पिछड़ा विरोधी जो उसकी सोच है उसको उजागर कर दिया है। विपक्षी नेताओं के इन आरोपों का गृह मंत्री अमित शाह ने दिया है कड़ा जवाब। मैं कांग्रेस पार्टी को पूछना चाहता हूं, छत्तीसगढ़ में विधानसभा का भूमि पूजन श्रीमती सोनिया गांधी, श्री राहुल गांधी और वहां के मुख्यमंत्री ने किया, उस वक्त राज्यपाल महोदया कहां थी? अमित शाह ने कांग्रेस पर सीधा हमला बोलते हुए कहा है, जो लोग लोकतंत्र के मंदिर का अपमान कर रहे हैं उन्हें पूरा देश देख रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं महिलाओं के पहलवानों के धरने की। ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी की मांग पर अडिग महिला पहलवानों के समर्थन में नए संसद भवन के सामने महिला पंचायत लगाने का ऐलान हुआ है और इसके लिए खापों ने पूरी तैयारी कर ली। खाप नेताओं ने दिल्ली पुलिस को इस बारे में चेतावनी भी जारी कर दी है। 28 मई को देश के नए संसद भवन का उद्घाटन होने वाला है और उसी नए संसद भवन के सामने महिला पहलवानों के समर्थन में आवाज बुलंद करने की भी तैयारी है। जंतर मंतर पर धरने पर बैठी महिला पहलवानों के समर्थन में खापों की ओर से महिला महापंचायत लगाने की रणनीति तैयार कर ली गई है। हरियाणा की सबसे बड़ी पंचायत पालम 360 खाप के प्रधान सुरेंद्र सोलंकी का बहादुरगढ़ से नया ऐलान सुनिए। हमारा शांतिपूर्ण पूरा ये आंदोलन चल रहा है और शांतिपूर्ण आगे भी रहेगा। अगर कोई असामाजिक तत्व उसके बीच में घुसता है तो उसकी जिम्मेवारी सरकार की है। रोहतक में महम की सर्वखाप पंचायत में 28 मई को महिला महापंचायत के बारे में फैसला लिया गया था, जिसके लिए सभी खापों, सामाजिक संगठनों और महिलाओं से ज्यादा संख्या में दिल्ली पहुंचने की अपील की जा रही है। उधर ब्रजभूषण सिंह भी अपने पक्ष में समर्थन जुटाने के लिए लगातार शक्ति प्रदर्शन कर रही है। ये लड़ाई आपकी है, हर व्यक्ति की है, हर बच्चे के भविष्य की है। वहीं केंद्र सरकार की तरफ से जारी आईएएस अफसरों वाले अध्यादेश को संसद में चैलेंज करने के लिए दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल लगातार समर्थन जुटा रहे हैं और इसी कड़ी में अब उनकी मुलाकात हुई है शरद पवार से। क्या कुछ निकला है इस मुलाकात में, रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। मैं यहां से जाने के बाद कल सुबह कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे जी से और कांग्रेस के जो नेता हैं राहुल गांधी जी से इस मुद्दे पे टाइम मांगूंगा।
केंद्र के साथ छिड़ी अफसरों पर अधिकार की जंग में केजरीवाल विपक्षी दलों का समर्थन जुटाने में लगे हुए हैं। केजरीवाल मुंबई के वाईबी चौहान सेंटर में पहुंचे और शरद पवार, अजीत पवार, छगन भुजबल, सुनील तटकरे जैसे एनसीपी के सीनियर लीडर्स से मुलाकात की। केजरीवाल पहुंचे तो अपना दुखड़ा लेकर, लेकिन मीटिंग हुई तो 2024 में केंद्र को घेरने का प्लान भी सामने रख दिया। शरद पवार साहब का खास तौर से तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि जब ये बिल राज्यसभा में आएगा तो राज्यसभा में इस बिल को पास नहीं होने देंगे। दिल्ली में आईएएस अफसरों के ट्रांसफर पोस्टिंग से केजरीवाल का कंट्रोल केंद्र सरकार ने अध्यादेश के जरिए खत्म कर दिया है और इसीलिए अब केजरीवाल मोदी विरोधी खेमे का समर्थन जुटाने की कोशिश कर रहे हैं। इसी सिलसिले में बुधवार को उद्धव ठाकरे से मिले और अब दलबल के साथ शरद पवार के दरवाजे पर पहुंच गए। एबीपी न्यूज पर दर्शकों के भरोसे के लिए एक बार फिर प्रधानमंत्री मोदी ने तारीफ की है। प्रधानमंत्री मोदी के विदेश यात्रा से लौटने पर कल सुबह कवरेज की रिपोर्ट को खुद प्रधानमंत्री ने रिट्वीट किया है। एबीपी न्यूज की एंकर रूबिका लियाकत के ट्वीट पर प्रधानमंत्री मोदी का ये रीट्वीट देखिए, जिसमें उन्होंने लिखा है, ये करोड़ों देशवासियों का प्रेम और विश्वास ही है जो मुझे इस नई ऊर्जा से भर देता है और हर पल देश सेवा के लिए प्रेरित करता है। प्रधानमंत्री मोदी के विदेश यात्रा से लौटने पर कल सुबह 5 बजे से शुरू हुई खास कवरेज के लिए पालम एयरपोर्ट पहुंची थी एबीपी न्यूज की एंकर रूबिका लियाकत, जहां उन्हें मिले पीएम मोदी का इंतजार कर रहे नुरशीद अली। मेरा नाम नुरशीद अली है। नुरशीद अली। नुरशीद अली? तो आपने? मैं मोदी भक्त नुरशीद अली हूँ। अच्छा जी। तो लोग आपको कहेंगे अरे सच्ची में नुरशीद अली मोदी भक्त है? मोदी भक्त नुरशीद अली हूँ। दिल्ली के नजफगढ़ के रहने वाले नुरशीद अली सुबह 3 बजे ही पालम एयरपोर्ट पर पहुंच गए थे। उन्होंने अपने हाथों से पीएम का चित्र बनाया। 3-3:30 बजे आ गए थे, 10 बजे से यहाँ पे, तो आपको नींद भी नहीं आई? मैडम मोदी जी के लिए नींद थोड़ी ना आएगी मेरे को। मैं परसों से 9 साल से इंतजार कर रहा हूँ। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाया, जिसके बाद से मध्य प्रदेश से दिल्ली तक सियासी पारा गर्म है। कांग्रेस और बीजेपी में आरोप प्रत्यारोप का दौर भी चल रहा है। देखिए इस रिपोर्ट में। पार्टी को मजबूत करने के लिए प्रदेश भर में दौरा कर रहे वरिष्ठ नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह इन दिनों बीजेपी पर जमकर हमलावर हैं। खंडवा पहुंचे दिग्विजय सिंह ने बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने दावा किया है कि बीजेपी और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI में आपसी संबंध है। बजरंग दल का सतना का नेता बलराम सिंह, उसके साथ विश्व हिंदू परिषद के कई लोग पैसा लेकर पाकिस्तान की ISI इंटेलिजेंस एजेंसी के लिए काम कर रहे थे, गुप्त सूचनाएं भेज रहे थे। इस बयान के बाद सियासत में बयानबाजियों का बाजार गर्म हो गया है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने दिग्विजय सिंह पर पलटवार करते हुए कहा है कि PFI तो उन्हें कभी गुंडा नजर आएगी नहीं। अब दिग्विजय सिंह जी को तो बजरंग दल गुंडा नजर आ गई, PFI तो कभी गुंडा नजर आएगी नहीं उनको। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज दिल्ली आएंगे। कानपुर दौरे के बाद सीधे दिल्ली आएंगे सीएम योगी। दिल्ली में नीति आयोग के बैठक में हिस्सा लेंगे सीएम योगी और नीति आयोग की बैठक में हिस्सा लेने के लिए योगी आदित्यनाथ दिल्ली आने वाले हैं। ये बड़ी अपडेट हम आपको बता रहे हैं। आज दिल्ली आने वाले हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, नीति आयोग की बैठक में हिस्सा लेंगे। बात करते हैं बाबा बागेश्वर यानी पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की, जो गुजरात के दौरे पर हैं। बाबा 10 दिन तक गुजरात में हैं और इन 10 दिनों में 5 शहरों में उनका दिव्य दरबार लगने वाला है। शुरुआत सूरत से हो रही है, जहां आज और कल उनका दरबार लगने जा रहा है। सूरत एयरपोर्ट पर उतरते ही बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का इस तरह हुआ भव्य स्वागत। बाबा का ये जबरदस्त स्वागत बीजेपी के नेताओं ने किया। बाबा सूरत के लिम्बायत के नीलगिरी मैदान पर आज और कल 2 दिन अपना दिव्य दरबार लगाने जा रही है, जिसमें 2.5 लाख से ज्यादा लोगों के पहुंचने का दावा है। सूरत से पहले बाबा बागेश्वर कल दोपहर अहमदाबाद पहुंचे थे। यहाँ पहले वो अपने एक भक्त के घर गए। इस दौरान मिलने के लिए रास्ते में लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। बाबा भी कार से उतरे और अपने भक्तों से ऐसे मिले। फिर वटवा में देवकी नंदन महाराज की शिव पुराण कथा में शामिल हुए। यहाँ उन्होंने सनातन और हिंदुत्व के साथ ही मथुरा को लेकर दिया ये बयान। एक बात अपनी जिंदगी में याद रखना मेरे पागलों, अब जो जीवन बीत गया सो बीत गया।
अब भागने का समय नहीं है, अब तो सनातन और हिंदुत्व के लिए और कृष्ण भगवान के लिए जागने का समय आ गया है। अहमदाबाद में बाबा बागेश्वर का दिव्य दरबार 29 और 30 मई को लगेगा। और अब बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की, जहां के आजमगढ़ से बड़ी खबर आ रही है सामने। आजमगढ़ में झाड़ फूक के नाम पर और पैसों का लालच देकर धर्मांतरण का बड़ा खेल चल रहा था। इसमें पुलिस ने मुस्लिम धर्मगुरु समेत 18 लोगों को गिरफ्तार किया है। एक मुस्लिम धर्मगुरु, 2 महिलाएं और इन समेत ऐसे कुल 18 आरोपी, जिनकी आजमगढ़ पुलिस ने चिरकेहट गांव से गिरफ्तारी की है। पुलिस के मुताबिक गांव में देर रात त्रिशूल गाड़कर और मुस्लिम धर्मगुरुओं की फोटो लगाकर हिंदू समुदाय के लोगों को मुस्लिम धर्म अपनाने के लिए बरगलाया जा रहा था। कार्यक्रम को सांस्कृतिक दिखाने के लिए कव्वाली का आयोजन भी किया गया था, पर धर्मांतरण के इस खेल का पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया। कुछ आरोपी फरार भी बताए जा रहे हैं। इस गिरोह का सरगना सिकंदर पुत्र सज्जाद, जो मैनपुर थाना बरदा का निवासी है, इसको भी गिरफ्तार किया गया है। इसके द्वारा अवधेश पासी के घर पर एक मजारनुमा स्थल तैयार कर धर्म परिवर्तन कराने की इसकी योजना थी। आरोपियों के पास से कई त्रिशूल, महिलाओं के बुर्के और कव्वाली के सामान के अलावा वाहन बरामद किए गए हैं, जिनका इस्तेमाल धर्मांतरण के इस खेल के लिए हो रहा था। बजरंग दल ने मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। अब तक ईसाइयों की चंगाई सभाएं सबने देखा है, लेकिन अब मुसलमानों ने भी ये पैटर्न शुरू कर दिया है। तो जिला प्रशासन से हम लोग आग्रह करेंगे कि कड़ी कार्रवाई किया जाए, इनकी गहनता से जांच किया जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रयागराज के चर्चित उमेश पाल हत्याकांड को लेकर आज का दिन अहम रहने वाला है। पुलिस आज चार्जशीट दाखिल करने वाली है। 24 फरवरी को उमेश पाल की हत्या के बाद उनकी पत्नी जया पाल ने अतीक गैंग के खिलाफ केस दर्ज करवाया था। 2 दिन पहले 24 मई को प्रयागराज के उमेश पाल हत्याकांड को 3 महीने पूरे हो गए, लेकिन यूपी पुलिस अब तक चार्जशीट दाखिल नहीं कर सकी थी। अब आज पुलिस इस मामले में प्रयागराज की सीजेएम कोर्ट में चार्जशीट दाखिल करने जा रही है। एबीपी न्यूज को मिली जानकारी के मुताबिक पुलिस की ये पहली चार्जशीट 16 से 17 लोगों के खिलाफ दाखिल की जाएगी। मुख्य रूप से माफिया अतीक, उसकी पत्नी शाइस्ता, भाई अशरफ समेत परिवार के लोगों पर आरोप तय किए गए हैं। चार्जशीट के बाद भी पुलिस की जांच जारी रहेगी। उमेश की हत्या के बाद से ही फरार अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन और 5-5 लाख रुपए के इनामी शूटर्स के खिलाफ बाद में सप्लीमेंट्री चार्जशीट भी दाखिल की जाएगी। पुलिस की चार्जशीट से ही ये साफ होगा कि उमेश पाल शूटआउट केस में किस तरह से साजिश रची गई थी, किन किन लोगों की क्या क्या भूमिका थी। कुल मिलाकर पुलिस की चार्जशीट दाखिल होने के बाद केस का ट्रायल शुरू होने का रास्ता साफ हो जाएगा। माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की मौत को कल 40 दिन हो गए। इस्लाम में मौत के 40 दिन बाद कब्र पर फूल रखने और फातिहा पढ़ने की रस्म, लेकिन प्रयागराज के कसारी मसारी वाले कब्रिस्तान में कल कोई नहीं पहुंचा। ये 2 कब्रें कभी प्रयागराज के खूंखार माफिया रहे अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की है। कभी प्रयागराज और उसके आसपास के इलाके में इनके नाम की तूती बोलती थी। यूं तो दोनों को मिट्टी में मिले 40 दिन हो चुके हैं, लेकिन 25 मई को इनके 40वें पर कोई फातिहा पढ़ने तक नहीं पहुंचा। 40वें के मौके पर खास आयोजन किए जाते हैं। मरहूम यानी मृतक के घर पर विशेष धार्मिक पाठ का आयोजन किया जाता है। उस पर फूल चढ़ाते हैं, फातिहा करते हैं। साफ है अब प्रयागराज के लोगों ने अतीक और अशरफ के नाम को भी भुला दिया है। कहा जाता है कि जिस कसारी मसारी में पत्ता भी अतीक अहमद की मर्जी से हिलता नहीं था, वहां उसके 40वें पर सन्नाटा छाया रहा। 40वें के मौके पर कोई फूल तक चढ़ाने नहीं आया है। कब्र सूनी पड़ी हुई है। सूत्रों का दावा है कि कब्रिस्तान के इर्द गिर्द दिखने वाले हर शख्स पर नजर रखी जा रही थी। महिला पुलिस के साथ सादी वर्दी में प्रयागराज पुलिस के तेज तर्रार जवान एक्टिव थे। 50,000 के नामी शाइस्ता परवीन को नजरें ढूंढ रही थी, लेकिन न शाइस्ता आई और न ही अतीक अहमद का कोई दूसरा सिपह सालार। और इस वक्त बड़ी खबर आपको बता दें, नोएडा में बस और ट्रक में टक्कर हुई है। हादसे में एक शख्स की जान चली गई है, जबकि 28 लोग घायल हुए हैं। यह हादसा कास्ता के पास हुआ। घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, नोएडा में बस और ट्रक में टक्कर हो गई। तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं। हादसे में एक शख्स की जान चली गई है, तो वहीं 28 लोग जख्मी हुए हैं। यह हादसा कास्ता के पास हुआ है। जैसे ही सूचना मिली, पुलिस प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और जितने भी यहाँ पर घायल नजर आए उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। इसकी तस्वीरें आप देख के समझ सकते हैं कि हादसा कितना भयावह रहा होगा।
अब बात करते हैं बिहार की। जिस बिहार के गौरवशाली अतीत पर देश गर्व करता है, उसी बिहार के वर्तमान की एक ऐसी तस्वीर सामने आई जिसमें भविष्य की स्याह तस्वीर छिपी हुई है। इस तस्वीर को देखकर किसी का बिस्तर शर्म से झुक जाएगा। रिपोर्ट है, देखिए। तस्वीरें बिहार की राजधानी पटना के रामकृष्ण द्वारिका कॉलेज की हैं। बुधवार को यहाँ जो हुआ उसे परीक्षा तो कतई कहा नहीं जा सकता। पोस्ट ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट के छात्र बिना किसी डर और झिझक के एक दूसरे की कॉपी से नकल कर रहे थे। जिन्हें जवाब किताबों में नहीं मिला, उनके लिए मोबाइल के साथ इंटरनेट की फैसिलिटी भी उपलब्ध थी। इन सबको रोकने का जिम्मा जिन पर था, वो वर्दी पहनकर तमाशा देख रहे थे। जितना स्ट्रेंथ था हमने दो कर करके बच्चे को बैठा दिया था। कुछ बिल्डिंग जो है सो टूट गई है, उसको हम लोग निर्माण करा रहे हैं। इसके चलते भी हमको कुछ परेशानी हुई है। नीतीश के राज में शिक्षा व्यवस्था की पोल खुली तो विपक्ष को बैठे बिठाए हमले का मौका मिला। बिहार की शिक्षा व्यवस्था का पोल खुल रहा है। बिना पढ़ाई के परीक्षा होती है। परीक्षा में नकल पर बिहार सरकार घिरी तो जवाब देने के लिए आरजेडी आगे आई। मामला सामने आया है, गंभीरता से विचार करके और दोषियों पर कार्रवाई करेगी। नकल वीरों की ये तस्वीरें देखकर अभी भले ही हैरानी हो रही हो, लेकिन ये मसला हैरान होने का नहीं, शर्मसार होने का है। और दिल्ली की बात करते हैं। दिल्ली से लगे यूपी के ग्रेटर नोएडा के इलाके में चोरों के हौसले इन दिनों बुलंद नजर आ रहे हैं। दिन दहाड़े फॉर्च्यूनर कार पर चोरों ने हाथ साफ कर लिया, और चोर भी ऐसे वैसे नहीं, लग्जरी कार में आकर लग्जरी कारों को चुरा रहे हैं। देखिए इस रिपोर्ट में। आगे आगे क्रेटा कार, उसके पीछे पीछे फॉर्च्यूनर कार। ये किसी रेस का वीडियो नहीं है, ये वीडियो है दिन दहाड़े की गई चोरी का। वारदात यूपी के ग्रेटर नोएडा की है, जो हाईटेक सिटी कहलाती है। हाईटेक सिटी का जिक्र यहाँ इसलिए जरूरी है क्योंकि इस तरह के शहर में सुरक्षा के बंदोबस्त सामान्य से ज्यादा होते हैं। इस सीसीटीवी वीडियो में आप एक क्रेटा कार को देख रहे हैं, उसके पीछे फॉर्च्यूनर कार दिखाई दे रही है। जब कई जगह के सीसीटीवी को खंगाला गया तो जहां से भी फॉर्च्यूनर जाती दिखाई दे रही है, वहां क्रेटा कार भी दिख रही है। इसलिए शक है कि चोर इसी क्रेटा से आए थे और फॉर्च्यूनर को उसका सिस्टम हैक कर चोरी करके ले गए। सीसीटीवी से साफ है कि चोरी दोपहर के 2:30 बजे के आसपास हुई है, यानी दिन के उजाले में हुई। ऑटोमेटिक गाड़ी के साथ अगर इस तरह की वारदात खुलेआम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ये एक उन्होंने चैलेंज किया है हमारे प्रशासन को। जब गाड़ियां, इतनी बड़ी गाड़ियां उनको उठा के लेके जा रहे हैं, तो किस तरह से हम कह सकते हैं कि आदमी यहाँ सेफ है। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए जहां देश भर में सैकड़ों कोचिंग संस्थान हैं, जिनमें लाखों की फीस ली जाती है, फिर भी परिणाम उम्मीद के हिसाब से नहीं आते। ऐसे में योगी सरकार की अभ्युदय कोचिंग योजना के रिजल्ट ने सबको हैरान कर दिया। देखिए इस रिपोर्ट में। प्रतिभा को साधन का अभाव न होने पाए, इस उद्देश्य के साथ योगी सरकार प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए प्रदेश भर में मुफ्त कोचिंग चलाती है, जिसमें बढ़कर 13 छात्र छात्राओं ने इस बार यूपीएससी की परीक्षा में अपना परचम लहराया है। इसी कोचिंग से पढ़े 2 सफल छात्रों से बात की एबीपी न्यूज ने। चंद्रकांत बगोरिया, जिन्होंने यूपीएससी की परीक्षा में 75वीं रैंक पाई है, और गाजीपुर के रहने वाले श्रीकेश कुमार राय, जिनकी रैंक है 457। इन दोनों छात्रों ने पहले अभ्युदय कोचिंग से पीसीएस की परीक्षा पास की, अब यूपीएससी में सेलेक्ट हुए हैं। इसमें बहुत ज़्यादा एक्सपोजर था, जिसका कि काफ़ी बेनिफिट हुआ। ओवरऑल एक रेजिडेंशियल कोचिंग फैसिलिटी है। में अगर आप रूरल बैकग्राउंड से हैं, कोई महंगी कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, जरूर एनरोल करें। गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा सपोर्ट है। 2021 में यूपी स्थापना दिवस के दिन सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस योजना की घोषणा की थी, जिसमें यूपी के सभी जिलों में सिविल सेवा की फ्री मेंस और इंटरव्यू की तैयारी कराई जाती है। इसमें पढ़ाने के लिए कई प्रोफेसर्स, आईएएस और पीएस अधिकारी भी भेजे जाते हैं। इस वक्त की एक बड़ी खबर जानिए। तमिलनाडु के बिजली मंत्री सेंथिल बालाजी के 50 से ज्यादा ठिकानों पर आयकर विभाग की छापेमारी चल रही है। मंत्री सेंथिल के भाई अशोक के घर भी आयकर विभाग की छापेमारी चल रही है। ये छापेमारी चल रही है सेंथिल के भाई घर पर, और सेंथिल के घर पर भी चल रही है। तमिलनाडु के बिजली मंत्री हैं सेंथिल, उनके घर पर छापेमारी चल रही है। 50 ठिकानों पर छापेमारी चल रही है, और उनके जो भाई हैं सेंथिल के, उनके भी घर पर इनकम टैक्स विभाग की छापेमारी चल रही है। आशीष जुड़ेंगे, हमारे साथ देंगे इस खबर को विस्तार। आशीष, कब से छापेमारी चल रही है, क्या है पूरा मामला? जी देखिए, आज सुबह से ही इनकम टैक्स विभाग की टीम तमिलनाडु के चेन्नई शहर स्थित करूर और कोयम्बटूर में 40 से ज्यादा जगहों पर छापेमारी कर रही है। इन जगहों में
राज्य के आबकारी और बिजली मंत्री सेंथिल बालाजी के करीबियों के ऊपर छापेमारी हो रही है। कई कॉन्ट्रैक्टर्स हैं जो आबकारी विभाग के कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, जो बिजली विभाग के कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, उनके ऊपर उनके संपत्ति, उनके विभाग के लेन देन, उनके जो कंपनी है उनके लेन देन की जांच इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कर रही है। खतरा है कि सेंथिल बालाजी हाल के दिनों में काफी ज्यादा अपोजिशन के, विपक्ष के निशान पर हैं। सेंथिल बालाजी, आपको मालूम होगा कि तमिलनाडु में बीते सप्ताह एक शराब की घटना, शराब पीने से मौत की घटना हुई, उसके बाद से उन पर दबाव चल रहा था। विपक्ष, खासतौर पर बीजेपी और एआईएडीएमके घटक है, वो इनके इस्तीफे और इनको कैबिनेट से ड्रॉप करने के लिए निकालने की मांग लगातार कर रही थी। और इनके बीच इनकम टैक्स की यह कार्रवाई जाहिर तौर से तमिलनाडु की राजनीति को और ज्यादा हवा देगी और मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के ऊपर दबाव बढ़ेगा। ठीक है, जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की। इमरान खान के करीबी नेताओं का उनका साथ छोड़ने का सिलसिला लगातार जारी है और अब आपको बड़ी खबर बताते हैं कि इमरान खान की करीबी मलिका अली बुखारी ने भी पीटीआई छोड़ दी है। ऐसा माना जा रहा है कि पाकिस्तान सेना की कार्रवाई के डर से ये तमाम नेता पार्टी से दूरी बना रहे हैं और ये फहरिस्त में अब तक असद उमर, शिरीन मजारी, फवाद चौधरी के बाद पीटीआई की नेता और पूर्व कानून न्याय की संसदीय सचिव मलिका अली बुखारी का भी नाम जुड़ गया है, जिन्होंने पार्टी छोड़ने का ऐलान किया है। मलिका ने जेल से रिहा होने के कुछ ही घंटों बाद पीटीआई से अलग होने का फैसला लिया। पूरे पाकिस्तान को पता है कि इस वक्त आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ का एक सूत्रीय एजेंडा है पीटीआई पर बैन लगाना। लिहाजा पीटीआई को डूबता जहाज मानकर उसके नेता एक एक कर पार्टी छोड़कर भाग रहे हैं। असद उमर, शिरीन मजारी और फवाद चौधरी के बाद अब पीटीआई नेता और कानून न्याय की पूर्व संसदीय सचिव मलिका अली बुखारी ने पार्टी छोड़ने का ऐलान कर दिया है। मलिका ने जेल से रिहा होने के कुछ ही घंटों के बाद पीटीआई से अलग होने का फैसला किया। 9 मई को हुआ, उसमें कौन लोग शामिल थे उसकी निशानदेही होगी, लेकिन एक सुर्ख लकीर जो है उसको तो क्रॉस किया गया। अगर सुर्ख लकीर को क्रॉस किया जाता है तो पाकिस्तान के आईन और कानून के मुताबिक उस सुर्ख लकीर को क्रॉस करने वाले जो भी लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई के अमल को आगे बढ़ना चाहिए। मलिका बुखारी का दावा है कि उन्होंने किसी के दबाव में ये फैसला नहीं लिया, बल्कि अपनी मर्जी से लिया है। पर उनके सुर भी करीब करीब वही हैं, जो जेल से छूटते ही असद उमर और दूसरे नेताओं के रहे। 9 मई की हिंसा की निंदा करते हुए मलिका ने पीटीआई छोड़ी है। और पाकिस्तान से ही जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर आपको बता दें, पूर्व पीएम इमरान खान, उनकी बीवी और उनके 80 करीबी नेताओं के नाम नो फ्लाई लिस्ट में डाल दिए गए हैं। इसका क्या मतलब है और पाकिस्तान में आगे क्या होने वाला है, इस रिपोर्ट से समझिए। पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान, जो अपने समर्थकों के दम पर कुछ ज्यादा ही उड़ रहे थे, उनकी उड़ान आसिम मुनीर ने रोक दी। इमरान और उनकी पार्टी के 80 नेताओं को नो फ्लाई लिस्ट में डाल दिया गया है। इसका मतलब यह है कि अब ये 81 लोग पाकिस्तान छोड़ नहीं सकते। इमरान के लिए डबल मुसीबत इसलिए है क्योंकि इस लिस्ट में बुशरा बीवी का भी नाम शामिल है। इमरान खान, बुशरा बीबी समेत 80 से जायद पीटीआई अरकान के नाम नो फ्लाई लिस्ट में डाल दिए गए हैं। जराये का बताना है कि कासिम सूरी, असद उमर, असद कैसर के नाम भी नो फ्लाई लिस्ट में शामिल हैं, जबकि मुराद सईद, मलिका बुखारी, फवाद चौधरी और हमाद अजहर के नाम भी नो फ्लाई लिस्ट में शामिल कर दिए गए हैं। यास्मिन राशिद, असलम इकबाल के नाम भी नो फ्लाई लिस्ट में शामिल कर दिए गए हैं। उधर रावलपिंडी में जनरल बच्चों से मिल रहे हैं, उनके सिर पर प्यार से हाथ फेर रहे हैं। आसिम मुनीर ये सब दिखावा अपनी इमेज को चमकाने के लिए कर रहे हैं, लेकिन 10 मई के बाद अब तक पाकिस्तान में जो हो रहा है उसका मतलब सिर्फ यही है कि पाकिस्तान में मुनीर की तानाशाही शुरू हो चुकी है। चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं और आपको कुछ खास तस्वीरें दिखाते हैं। माता खीर भवानी के मेले के लिए जम्मू से यात्रियों का जत्था रवाना हो गया है। पिछले साल टारगेट किलिंग के चलते कश्मीरी पंडितों ने मेले से दूरी बना ली थी, लेकिन अब जो श्रद्धालु हैं अब वो खीर भवानी के दर्शन के लिए जा रहे हैं। जो मेला लगता है खीर भवानी के मंदिर में, वहां पर अब श्रद्धालु जा रहे हैं, उसकी तस्वीरें सामने आ गई हैं। ये जो जत्था रवाना हो रहा है, बस में श्रद्धालु बैठे हुए हैं, उसकी तस्वीर आ गई है। अजय बातू जुड़ेंगे इस खबर के ज्यादा जानकारी देने के लिए। अजय, ये जत्था कितने बजे निकला है और कब तक पहुंच जाएगा? कितने लोग शामिल हैं इसमें?
देखिए करीब 125 से 150 बसें जो है जम्मू में इस समय रवाना हो रही है और हम इस समय जम्मू के नगरोटा में ही है जहां से ये बसेज रवाना हो रही है। और इस बार दिलचस्प ये है कि इस मेले को लेकर कश्मीरी पंडित समुदाय काफी उत्साह दिखा रहा है। न केवल कश्मीरी पंडित समुदाय बल्कि जो जम्मू के भी लोग हैं और देश के अन्य राज्यों से भी लोग यहाँ पहुंच रहे हैं माता खीर भवानी के दर्शनों के लिए। इस मेले की काफी मान्यता है और इस बार ये मेला 28 तारीख को आ रहा है, तो ऐसे में प्रशासन ने भी इस मेले को सफल बनाने के लिए काफी सुरक्षा और दूसरे इंतजाम किए हुए हैं। और खास तौर पर क्योंकि पिछले साल जिस तरह से कश्मीर घाटी में टारगेटेड किलिंग हुई थी और कश्मीरी पंडितों ने इस मेले से दूरी बनाई थी, लेकिन इस बार जिस तरह से कश्मीर घाटी में G20 का सम्मेलन सफलतापूर्वक हुआ और वहां पर जो शांति और विकास की जो एक लहर बह रही है उसके चलते यहाँ कश्मीरी पंडितों में खासा उत्साह है। और उपराज्यपाल ने भी दर्शन किए हैं। अभी रवाना हो रही है जम्मू से श्रीनगर के लिए। इस मेले में जो है श्रद्धालु शामिल होंगे। जी ठीक है अजय, जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैसूर के 18वीं सदी के शासक टीपू सुल्तान के निजी कक्ष से मिली तलवार ने लंदन में हुई नीलामी के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। टीपू सुल्तान की तलवार 143 करोड़ रुपए में बिकी है। यही वो तलवार है जो टीपू सुल्तान के निजी कक्ष से मिली थी। लंदन में टीपू सुल्तान की 18वीं सदी में बनी तलवार की नीलामी हुई तो इसके रिकॉर्ड 133 करोड़ रुपए की बोली लगी। तलवार को लंदन के ऑक्शन हाउस बोनहम्स ने नीलाम किया है। बताया गया है कि नीलामी में मिलने वाली रकम उम्मीद से 7 गुना ज्यादा है। फोन पर 2 खरीदारों के बीच तलवारों को लेकर बोली लगी थी। ये तलवार टीपू सुल्तान की हार के बाद उनके बेडरूम से निकाली गई थी। बताया ये भी गया कि ये तलवार मैसूर के शासक के अहम हथियारों में शुमार थी। तलवार के हैंडल पर सोने से शब्दों को उकेरा गया है। इसमें भगवान की 5 क्वालिटियां बताई गई हैं। 4 मई 1799 को टीपू सुल्तान की हार के बाद सेरिंगापाटम से उनके कई हथियारों को लूटा गया था। इनमें ये तलवार भी शामिल थी। बाद में तलवार ब्रिटिश आर्मी अफसर डेविड बेड को टोकन के तौर पर गिफ्ट की गई थी। और अब देश के मौसम से जुड़ा अपडेट। मौसम विभाग ने जैसा कहा था वैसा ही हुआ। हीट वेव की विदाई के बाद दिल्ली एनसीआर में बादल बरसे और मौसम सुहाना हो गया, लेकिन कुछ राज्यों में बारिश राहत के साथ आफत भी लेकर आई है। देखिए ऑल इंडिया वेदर रिपोर्ट। बारिश की बूंदों ने दिल्ली और एनसीआर के लोगों को जलती चुभती गर्मी से निजात दिला दी है। दिल्ली में कल दोपहर तक तेज गर्मी और उमस रही, पर शाम होते होते मौसम बदल गया। मौसम विभाग ने पहले ही कह दिया था कि पश्चिमी विक्षोभ की वजह से दिल्ली एनसीआर में 2 से 3 दिन बारिश का दौर चलेगा और तापमान गिरेगा। देश के बाकी हिस्सों की बात करें तो झारखंड के हजारीबाग में तूफानी बारिश ने जिंदगी को पटरी से उतार दिया है। बारिश से हुए हादसों में 70 से ज्यादा लोग घायल हुए। दीवार गिरने से एक बच्ची की मौत भी हो गई। पहाड़ों का भी हाल जान लीजिए। उत्तराखंड के बड़कोट में मूसलाधार बारिश हो रही है। बिजली गुल होने से परेशान भी हो गए हैं लोग। न्यूनतम तापमान जो है यहाँ 15 डिग्री पर पहुँच गया है। अल्मोड़ा में भी भारी बारिश हो रही है। कर्णप्रयाग की बात करें तो यहाँ पर आंधी तूफान के साथ मूसलाधार बारिश की तस्वीरें आई है। यहाँ बारिश चारधाम के श्रद्धालुओं के लिए मुश्किलें बढ़ा रही है। इस बीच 29 मई तक पूरे उत्तराखंड में तूफानी बारिश और ओले गिरने का अलर्ट जारी हुआ है। तो उधर जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा के दर्जनों गाँव में ओले गिरे हैं।